का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। सूरन की वैज्ञानिक खेती पर संपूर्ण जानकारी। बकरियों एवं उनके नवजात बच्चों की देखरेख प्रबंधन। गर्मी में खेतों की गहरी जुताई के महत्व पर जानकारी। कंद वर्गीय सब्जियों में जमी कंद का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे सूरन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में की जाती है और वर्तमान समय में इसकी बुआई के लिए उपयुक्त ये वक्त चल रहा है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी सूरन की खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी खेती में कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं को अमल में लाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। सूरन, जिसे ओल और जिमीकंद नाम से भी जाना जाता है, जिनके अनेक औषधीय गुण होने के कारण आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। यह बवासीर, पेचिस तिल्ली की सूजन, रक्त विकार नाशक, दमा, वमन, फेफड़े की सूजन आदि में औषधि बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है तथा इसका उपयोग सब्जी एवं अचार अन्य रूपों में होने लगा है। पहले इसकी लोकल देशी प्रजातियों में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण गले में जलन होती है। इस कारण इसका उपयोग बहुत कम होता था, परंतु आज के समय में इसकी नई प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे गले में जलन नहीं होती है। फलस्वरूप दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ने लगी है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान काफी लाभ कमा रहे हैं। अतः आप भी सूरन की वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं। इसकी किस्में मुख्यतः कंद के गुणों के आधार पर इसे दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के घन कंद चिकने होते हैं और उनमें तीव्रता कम होती है, तथा दूसरे वर्ग के घन कंदों के गूदे का रंग सफेद हो हल्का गुलाबी होता है। इसकी तीव्रता कम होती है। गजेंद्रा यह तीव्रता रहित किस्म है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण गले में जलन नहीं होती है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसका बाजार भाव अच्छा होता है। कंद के गूदे का रंग गुलाबी होता है। संतरा गाची इस किस्म के लिए पौधे बढ़वार अच्छी लेते हैं। इसके घनकंद थोड़े कड़वे होते हैं। इस किस्म के कंद खुरदरे और मक्खनी रंग के होते हैं। हैदराबादी और त्रिवेंद्रम किस्में यह अधिक उपज देती हैं और इनके कंद स्वाद में कम तीव्रता वाले होते हैं। आजाद सूरन इस किस्म में तीव्रता नहीं होती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है तथा अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। किसी भी फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
सूरन की खेती के लिए 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद जुताई से पूर्व खेतों में मिलाकर जुताई करें। इसकी खेती के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश उर्वरक के रूप में डालना उपयुक्त है। कहीं कहीं उर्वरक की ज्यादा मात्रा भी दी जाती है। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश की बाकी बची मात्रा 75 दिनों के बाद निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। सही बीज अच्छी उपज का आधार होता है। सूरन का प्रवर्धन वानस्पतिक वृद्धि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्व कंद या कंद को काट कर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 क्विंटल कंद की आवश्यकता होती है। यह आकार में छोटे होने चाहिए तथा यह मेड़ों, पंक्तियों और चौरस क्यारियों में लगाएं तथा कंदों का आकार 250 ग्राम से 500 तक होना चाहिए एवं कंद काटते समय ध्यान देना चाहिए प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। जहां सिंचाई का अच्छा प्रबंध हो तो अच्छी उपज के लिए फसल की अगेती बुवाई मार्च से अप्रैल में करते हैं। साधारणतया सूरन की बुवाई जून माह तक करते हैं। बोने के पूर्व कंदों को उपचार करना चाहिए। इसके लिए इमिसान 5 ग्राम एवं स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में कंद को 25 से 30 मिनट उपचारित कर छाया में सुखाने के बाद ही लगाएं। खेत तैयार करने के बाद सही विधि बुवाई करना चाहिए और सूरन के लिए गड्ढों बुवाई विधि से बुवाई करना उत्तम रहता है। इसके लिए 1 मीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर गहरा आकार के गड्ढों को खोद लेना चाहिए और इन्हीं गड्ढों में घन कंदों की बुवाई की जाती है। गड्ढों में घन कंद बोने के उपरांत मिट्टी से ढक देते थे और पिरामिड के आकार में चारों ओर से घेरा बना देते हैं। गड्ढों के ऊपर घास फूस से ढक देने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और अंकुरण अच्छा होता है। चूंकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतवर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलाई, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलता पूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों में अंतवर्ती फसल के रूप में सफलता पूर्वक किया जा सकता है। जहां तक सिंचाई की बात है तो वर्षा ऋतु में सूरन की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्षा न होने पर खेत सूखा दिखाई दे तो तुरंत सिंचाई करना चाहिए। बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर पौधे उग जाते हैं। इसकी निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई करें। निकाई के समय पौधे पर मिट्टी भी चढ़ाते जाएं। कोई भी फसल रोग कीटों के प्रकोप के बिना अछूती नहीं है। उसी तरह सूरन की फसल भी अछूती नहीं है। इसमें झुलसा रोग, जो बैक्टीरिया जनित रोग है, जिसका आक्रमण पौधों की पत्तियों पर सितंबर व अक्टूबर माह में अधिक होता है। पत्तियों पर छोटे छोटे वृत्ताकार हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में सूखकर काले पड़ जाते हैं एवं पत्तियां सूखकर झुलस जाती हैं। कंदों की वृद्धि नहीं हो पाती। रोग का लक्षण आते ही बाबिस्टीन अथवा इंडोफिल M45 का 2.5 मिली प्रति लीटर की दर से 2-3 छिड़का व 15 दिन के अंतराल पर करें। दूसरा मुख्य रोग तना गलन उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पानी का जमाव ज्यादा होता है तथा लगातार एक ही खेत में सूरन की खेती की जा रही हो। इस रोग का प्रकोप अगस्त व सितंबर माह में अधिक होता है। यह मृदा जनित रोग है। इस रोग का लक्षण कॉलर भाग पर दिखाई पड़ता है तथा पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। इसकी रोकथाम हेतु उचित फसल चक्र अपनाएं, जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। कंद लगाने से पूर्व इसे बताई गई विधि से उपचारित कर लें। कैप्टॉन दवा के 10% घोल को 15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार पौधे के आसपास भूमि को भिगो दें। आप सूरन की खेती के सभी प्रबंधन सही प्रकार से कर लेते हैं तो सूरन के बुवाई के 7 से 8 महीने बाद कंद खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं तथा जब पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, तब कंदों को खुदाई कर अच्छी तरह से मिट्टी को सफाई कर उसे 2-3 दिन धूप में रखकर सुखा लें। कटे या चोटग्रस्त कंदों का स्वस्थ कंदों से अलग कर इसके बाद कंदों को किसी हवादार भंडार गृह में लकड़ी के मचान पर रखकर भंडारित करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे।
बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं। लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ है, जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में फसलों की उत्पादन लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है महंगे होते कृषि आदानों के साथ साथ फसलों में लगने वाले कीट व्याधियों की सुरक्षा पर अधिक व्यय होना। लेकिन किसान रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई कर दें तो वो कुछ हद तक कीटों, रोगों तथा खरपतवारों के नियंत्रण पर होने वाले उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं तथा साथ में खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति भी सुधर सकती है। अतः किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जुताई कब और कैसे करें, इसके लिए कौन कौन से लाभ हैं, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ धनंजय खट्ठल से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि हम ग्रीष्मकालीन जो गहरी जुताई होती है उसके बारे में। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हम कब करें, कैसे करें और ये क्यों करें, आज हम सिर्फ इसी बात की चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि सभी हमारे किसान भाइयों ने पहले भी अभी फसलें लगाई होंगी, रबी की फसल अब कट चुकी होगी, कुछ भाइयों की अभी कट रही होगी। जो ग्रीष्मकालीन में कुछ फसलें लगाएंगे, कुछ भाई पड़द छोड़ेंगे। तो किसान भाइयों, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं ग्रीष्मकालीन की, पहले कैसे जुताई की जाए। तो किसान भाइयों, यह जो समय है, जो भी अपनी ये प्रीवियस क्रॉप है, जो हमारी पहले वाली फसल है, वो कट गई होगी। कटने की अवस्था में अभी आप देख रहे होंगे नमी भूमि में होगी, हल्की हल्की होगी, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा यह नमी क्षरित होती जाएगी। तो किसान भाइयों, यह जैसे ही आपका पुरानी फसल, पहले वाली फसल काटते हैं, उसके 7 दिन के अंदर में ही आप मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, यदि ट्रैक्टर से हम उसकी गहरी जुताई करना चाह रहे हैं तो मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से उसको मिट्टी पलटा लें। हाँ, और एक ही तरफ से नहीं करें, इसको क्रॉस में करना चाहिए, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे। इससे क्या होगा, आपका जो हमारा भुरभुरापन, मिट्टी का जो भुरभुरापन होता है वह भी आएगा, और साथ ही साथ नीचे के पोषक तत्व ऊपर, ऊपर के पोषक तत्व नीचे। तो इससे पोषक का संतुलन बनता है। दूसरी बात, किसान भाइयों, जो मिट्टी हम पलटाते हैं इसका कई कारण हैं, कई प्रकार के रोग, कीट जो हमारी पुरानी पहले वाली फसल के होते हैं, वह अपना सुसुप्तावस्था और उनके अंडे, उनके प्यूपा, यह सब हमारे भूमि में कई कीट ऐसे होते हैं जो भूमि में ही आगे अपना जीवन चक्र चलाते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे कई रोग होते हैं जो कई सालों तक पड़े रहते हैं, और जैसे ही उनको अच्छा समय मिला तो बस उन्होंने रोग अपने जो भी अपन ने फसल लगाई है उस पर अपना आक्रमण कर और रोग फैला देते हैं। तो किसान भाइयों, अपने ये ग्रीष्मकालीन जुताई हर तीसरे वर्ष, कम से कम हर तीसरे वर्ष में एक बार जरूर करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसको करने के लिए फ़ायदे ये हैं कि हम तो एक तो कीड़ों से बचते हैं, दूसरा हमारा जो हमारा खाद का
जो असंतुलन हो जाता है, मृदा में जो असंतुलित रूप से हमारी खाद हो जाती है, वह ऊपर नीचे पलटाने से वह एक संतुलन बन जाता है और आगे की फसल के लिए वह फायदा देती है। तो किसान भाइयों, यह तो हो गई अपने ट्रैक्टर द्वारा। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर नहीं है, तो हम गहरी जुताई देसी हल के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो हमारे कई किसान भाइयों का रकबा कम है या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह अपने देसी हल को प्रयोग करते हुए यह गहरी जुताई कर सकते हैं। तीसरा लाभ होता है खरपतवारों का नियंत्रण। किसान भाइयों, खरपतवार रूपी अवांछित पौधे कृषि फसलों के लिए सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। एक वर्षीय खरपतवार के कंद एवं राइजोम मृदा के जड़ क्षेत्र से ऊपर आ जाते हैं, जो कड़ी धूप के प्रभाव से अपनी जीवन क्षमता खो बैठते हैं और अगली फसल में खरपतवारों की समस्या से निजात मिल जाती है। इसका चौथा लाभ है जल का संरक्षण। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने से मृदा में काफी गहराई तक जल अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि खेतों में लगातार एक ही गहराई पर हल बखर के प्रयोग करने से एक निश्चित गहराई पर मृदा की कड़ी परत बन जाती है, जो खेत में जल के अनंत स्त्रावण में अवरोध पैदा करते हैं। परंतु गर्मी में गहरी जुताई करने से यह कड़ी परत टूट जाती है, जिससे वर्षा का अतिरिक्त जल भूमि के अंतः संस्तरों में गमन करता है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल के स्तर में सुधार हो जाता है। खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु संचार बढ़ने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पहुंचता है। किसान भाइयों, इसका लाभ होता है मृदा संरक्षण में सहायता। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने पर मृदा की जल शोषित करने की क्षमता में वृद्धि होने से खेत में वर्षा के समय जल के प्रवाह की गति में कमी आती है। वर्षा होने पर जल सीधा भूमि की निचली संस्तरों में गति कर जाता है, जिससे जल के कारण होने वाले भूमि कटाव में कमी आती है तथा मृदा संरक्षण पर नियंत्रण होता है एवं खेत के पोषक तत्वों का बहाव भी रुक जाने से उनकी हानि नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई करते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। फसल काटने के बाद ही मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करें। खेत की जुताई इस तरह से करें कि खेत की मिट्टी भुरभुरी न होकर बड़े बड़े डेलों के रूप में रहे। खेत के ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मिट्टी उथली पथरीली है, वहां पर खेतों की जुताई अधिक गहराई से नहीं करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हर 2 या 3 वर्षों के अंतराल से करते रहना चाहिए। आगे और भी हैं रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बहुत से किसान कृषि के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों में बकरी पालन को अपनाए हुए हैं, लेकिन अभी इनकी देखरेख पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप बकरी पालन व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते हैं। अतः वर्तमान में बकरियों की देखरेख में कौन कौन सी वैज्ञानिक संस्तुतियों को अमल में लाना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा, जिला रतलाम के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर DR पचौरी।
किसान भाइयों, जो ग्रीष्म काल में बकरी पालन करना बहुत ही उपयुक्त समय होता है, क्योंकि जो भी दूध की मात्रा है, गाय भैंस दूध कम देती हैं और बकरियों का दूध ज़्यादा होता है ग्रीष्म काल में, तो इस समय पालना चाहिए। और इसी समय मई और जून में यदि उनकी मैटिंग करा देते हैं, उनको क्रॉस करा देते हैं, तो वो अक्टूबर नवंबर में जाके भी आएंगी, जबकि उस समय सर्दी का मौसम नहीं होता है और बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी आती है। उसके लिए विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बारिश शुरू होती है तो यदि पहली बारिश में बकरी भीग जाती हैं तो जल्दी हीट में आती हैं। और जो देसी बबूल है उसकी फलियों को यदि हम खिलाएं बकरियों को तो भी बकरियां हीट में आती हैं। उनको क्या है, देसी बबूल की जो फलियां हैं उनको रख लेना चाहिए और एक होली के बाद उसको कवर कराना चाहिए, एक दीपावली के बाद कवर कराना चाहिए। तो 5 महीने के बाद जब ब्याती हैं तो न उस समय ज़्यादा गर्मी रहती है और न ज़्यादा सर्दी रहती है, तो जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का वो कम हो जाता है। और इनको पालने के लिए जो हम लोग गर्मियों में शेड का जो रखरखाव है वो बहुत विशेष ज़रूरी रहता है। हवा का आवागमन है वो हमेशा जो भी है पूर्व और पश्चिम में जो शेड बनता है, तो दक्षिण से जो हवाएं आती हैं उसके लिए हम लोगों को बोरी के टाट बांध देने चाहिए, क्योंकि गर्म हवा का उन पर कम असर होगा। करीब 3 महीने 4 महीने तक के बच्चे के लिए 0.5 स्क्वायर मीटर के हिसाब से रखते हैं, जबकि एडल्ट के लिए 1 से 1.5 मीटर के करीब रखते हैं, 2 मीटर तक भी रहता है। और इसका 1/4 रहता है बाहर में, बाकी शेड रहता है जो घूमने के लिए भी। जैसे हमारा ये शेड है इसमें इतना रखा हुआ है, 30% ये है, 60% के करीब बाहर है घूमने के लिए। पानी की चरई है, उसमें जो खैर बोलते हैं उसमें पानी नियम से साफ होना चाहिए और 2 खैर होनी चाहिए। एक आप हफ्ते में उसको पानी को बदलना चाहिए और सफ़ेदी या चूना से उसकी पुताई कर देनी चाहिए, जिससे उसमें मैगट वगैरह नहीं पड़ते, कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं और पानी स्वच्छ रहता है। और जो हमारा ये जैसे ये फीडर है, तो इसमें फीडर में क्या है कि जो ग्रीन फॉडर बहुत कम होता है गर्मियों में, तो इसमें जब हम ग्रीन फॉडर ऊपर से डालेंगे तो बकरी आराम से यहाँ से खाती है और बकरी जब आराम से खाएगी तो वो नुकसान कम करती है। और जब बकरियाँ ब्याती हैं तो उस समय क्या है, बहुत से किसान भाई ऐसे ही छोड़ देते हैं बकरी के पास, और सांस लेने के बाद जो उसका नाल है, नाल को 4 आंगुल पेट से 4 आंगुल की दूरी पर उसको बांध के तब काटना चाहिए और उस पर टिंचर आयोडीन लगा देनी चाहिए। सुबह शाम यदि 3 दिन टिंचर आयोडीन लगाते हैं तो नाल अपने आप छूट के गिर जाता है। यदि टिंचर आयोडीन नहीं लगाते तो कौआ वगैरह आके उसको खींचते हैं, बकरी चाटती है तो जो खिंच जाता है, खिंचने से क्या उसमें पस पड़ जाता है और मैगट पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और बच्चे मर जाते हैं, उससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो हमको क्या है, उन बच्चों को बहुत ही सेफ साइड में रखना है। 7 दिन तक तो कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कराना चाहिए। पैदा होने के बाद जो गाढ़ा पीला दूध है वो तो पिलाना ही पिलाना है। 7 दिन से 15 दिन तक जो बच्चे का वजन है उसका 10% उसको दूध पिलाया जाता है सुबह और 10% शाम को। जी, ज़्यादा दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूध पिएगा तो उसको डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। और यदि बच्चा 15 से 1 महीने तक का है तब उसको 15% दूध पिलाया जाता है, और 1 महीने से 2 महीने तक उस बच्चे को 10% दूध पिलाया जाता है, और 2 महीने से 3 महीने तक उसको 5% जो बॉडी वेट है उसका, उसके हिसाब से उसको दूध पिलाना चाहिए। बकरी, एडल्ट बकरी के लिए जब बकरी दूध दे रही है तो उसको 200 ग्राम दाना हमको प्रतिदिन देना है। उसके अलावा 500 ग्राम सूखा भूसा और करीब आधा किलो से 1 किलो तक उसको हरा चारा देना चाहिए। और उनको खाने के लिए सुबबूल है, देसी बबूल है, उनकी फलियां हैं, ये सब हम लोग उनको खिलाते हैं। जो दलहनी भूसा है वो अमूमन खिलाना चाहिए बकरियों को। गेहूं का भूसा वगैरह तो हम लोग स्टॉल फीडिंग में सानी तौर पर खिला सकते हैं और बकरियां खा भी लेती हैं। जबकि आजकल जो दलहनी भूसा है, जो भी द्विबीज पत्री फसलें हैं उनका भूसा है, वो सब इसमें डाल के हम लोग बकरियों को आराम से खिला सकते हैं। और यदि जंगल है, चारागाह है हमारे पास, तो हम उसको 1, 2, 3 घंटे तक आराम से चारागाह में भी ले जा सकते हैं, उससे भी उसके दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। और बरसात से पहले टीकाकरण जरूर कराएं। PPR है, चेचक है, गलगौटू है, खुरपका, मुँह पका, ये हैं। अपने नज़दीकी जो पशु स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ जाएं, वहाँ सब्सिडी पर आपको इंजेक्शन मिलते हैं और जो VO होते हैं वो उनको टीकाकरण कर देते हैं, जिससे आप किसान भाई उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नेपरी, जिला मुरैना के कृषक जगदीश गुर्जर ने। यह ग्वार की फसल में लगने वाले रोगों के समन्वित नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश गुर्जर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सब्जियों के अलावा भी ग्वार को जैसे आजकल वैसे भी दाने के रूप में भी, कॉमर्शियल रूप में भी इसको काम में लेने लगे किसान भाई, अर्ली बुआई कर करके। लेकिन साथ ही साथ किसान भाई की कुछ बीमारियां हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, जिसमें पहले बात करते हैं जैसे एक तो अल्टरनेरिया झुलसा रोग आता है, एक जीवाणु झुलसा रोग आता है, एक जड़ गलन समस्या आती है इसमें। तो ये 3-4 समस्याएं हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु झुलसा रोग की। तो जीवाणु झुलसा रोग जो है उस पे क्या होगा किसान भाई, इसको कैसे पहचाने हम? पत्तियों के ऊपर किसान भाई आप देखोगे तो उस पे पहले हल्के से पीले रंग के धब्बे बनेंगे, धब्बों के चारों तरफ एक हल्का सा पीला घेराव, वो धब्बे धीरे धीरे ब्राउन कलर के होंगे, डार्क कलर के हो जाएंगे, पत्ती को पूरा घेर लेंगे, पत्ती गिर जाएगी। ये तो है अल्टरनेरिया झुलसा रोग के लक्षण। इसके लिए क्या करें किसान भाई, ये बीज से भी आती है और मिट्टी से भी आती है। एक जो फफूंद है ये बीज में रहती है या मिट्टी में रहती है। तो जब बीज को हम खेत में डाल रहे हैं तो उससे पहले उसको बीज उपचारित करें, और बीज उपचारित करने के लिए किसान भाई इसमें सबसे बढ़िया जो दवा आती है वो है कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है, उससे उपचारित करें। साथ ही साथ कार्बेंडाजिम के साथ साथ किसान भाई इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से भी इसको बीज उपचारित करें। इसका सॉल्यूशन बनाएं, उसको 2 घंटे तक ग्वार के बीजों को उसमें हम भिगो करके सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करें और फिर उसकी बुआई करें। उसके बाद में सुखाने के बाद में हम क्या करें किसान, इसके ऊपर थायराम एक दवा आती है, उससे बीज उपचार करें। तो जो जीवाणु झुलसा प्लस जो अल्टरनेरिया झुलसा दोनों रोग इसमें नहीं आएंगे। फिर भी अगर जो रोग आता है तो अल्टरनेरिया जो झुलसा रोग है उसके लिए किसान भाई आप मैनकोजेब का छिड़काव करिए। मैनकोजेब दवा आपको किसान भाई वो लेनी है, लगभग एक जो 15 लीटर वाली टंकी है उसमें आपको 30 से 35 ग्राम दवा लेनी है, फिर उसका छिड़काव करना है, 2 बार छिड़काव करने हैं। या अगर ये दवा नहीं मिलती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है ब्लाइटोस के नाम से, उसका छिड़काव करें तो उससे भी हम निजात पा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इसमें डाल देते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में, तो जो जीवाणु झुलसा रोग जो आ रहा है उससे भी हम इसमें निजात पा सकते हैं। उसके भी आपको 2 छिड़काव करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें एक किसान भाई जड़ गलन रोग भी आता है गवार में। अगर ज़्यादा पानी पिला देते हैं हम तो जड़ें जो ज़मीन का जो लेवल है उसके पास से कुछ तना और कुछ जड़ें वहाँ से काली पड़ जाती हैं, सड़ जाती हैं, पौधा छोटा रह जाता है और सूख जाता है। जब उसको निकाल करके देखें तो जड़ें साबुत तो मिलेगी लेकिन वहाँ से वो बिल्कुल सड़ी हुई मिलेगी। तो ये उस जड़ गलन रोग की पहचान है, काफ़ी भयंकर आती है। तो किसान भाई इसका उपचार यही है कि जब हम बुआई कर रहे हैं तो बुआई करते वक्त बीजों को ढंग से उपचारित करें। उपचारित करने के लिए थायराम दवा जो हम चर्चा कर रहे हैं 2 ग्राम 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से लेकर के बीज उपचार करें। उसके बाद में किसान भाई अगर खेत में ये कहीं कहीं आपको दिख रही है जड़ गलन रोग, तो जो कार्बेंडाजिम नाम एक दवा आती है जो बाविस्टिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उस दवा का घोल बनाएं। 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, यानी कि हम बात करें 100 लीटर पानी में 100 ग्राम दवा घोल कर के, और जहाँ जहाँ ये जो बीमारी आ रही है वहाँ जो पैचेज क्यारियाँ हैं उसमें उसको डालें। तो उससे जो आगे जो पौधे जो बचे हुए हैं हेल्दी हैं जिनमें बीमारी नहीं है वो बच जाएंगे, उसमें संक्रमण नहीं होगा, बाकी आगे और ये नहीं बढ़ेगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजपुरम सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425085 पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।